नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान की, कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ ईडी के दावों की खुली पोल की, देखेंगे राहुल गांधी के अमेठी दौरे की खबर से कैसे बदली राजनीतिक हवा, जानेंगे मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया बीजेपी को क्या जवाब, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भिंड में मुख्यमंत्री मोहन यादव के फ्लॉप रोड शो को। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांका से निर्दलीय उम्मीदवार जवाहर कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, कहा मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया नामांकन। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले आपकी याचिका सुनी तो देश में आ जाएगी अराजकता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के साथ ही बीएसपी ने जारी की एक और लिस्ट, 11 उम्मीदवारों की घोषणा। लोकसभा चुनाव के लिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जारी किया मैनिफेस्टो, कहा हमारा मिशन संसद में जाकर लोगों के मुद्दों को उठाना। शेयर बाजार में तेजी, 599 अंकों की बढ़त के साथ 73,088 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 151 अंकों की बढ़त के साथ 22,147 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए आज वोटिंग का काम पूरा हो गया। इसके साथ ही 1625 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा फेज था, क्योंकि इस फेज में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग कराई गई है। तो कहां कितनी सीटों पर हुई वोटिंग और दिन भर का क्या रहा हाल, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में आज 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। इसके साथ ही 1625 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इसमें 1491 पुरुष तो 134 महिला कैंडिडेट है। 8 केंद्रीय मंत्री, 7 पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। आज हुई वोटिंग में कई स्थान पर हिंसा की खबरें भी आई। पूर्वी इंफाल के मोइरंग कंपू में ईवीएम को फूंक दिया गया। यहीं के खुरई लाई खुट लेम्बी बूथ पर लोगों ने फर्जी मतदान की शिकायत करते हुए ईवीएम मशीन को तोड़ दिया। इसके साथ ही नागालैंड के 6 जिले मोन, लांगलेंग, तुएनसांग, नोकलाग, शामाटोर और किफिरे में अलग प्रशासन और पहले से अधिक वित्तीय स्वतंत्रता की मांग के चलते वोटिंग का बहिष्कार किया गया। इन जिलों में एक भी वोट नहीं डाला गया। बस्तर लोकसभा की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे तक और 2 में 5 बजे तक मतदान हुआ। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में दोपहर 3 बजे तक और बिहार के जमुई में कई बूथों पर 4 बजे तक मतदान कराया गया। बाकी जगह 6 बजे तक वोटिंग हुई। 6 बजे जो लोग मतदान की लाइन में पहुंच गए थे उन्हें वोट डालने की इजाजत दी गई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 6 बजे अंडमान और निकोबार में 60%, अरुणाचल प्रदेश में 66%, असम में 74%, बिहार में 49%, छत्तीसगढ़ में 67%, जम्मू और कश्मीर में 68%, लक्षद्वीप में 62%, मध्य प्रदेश में 67%, महाराष्ट्र में 58%, मणिपुर में 70%, मेघालय में 74% मतदान हुआ है। इसी तरह से मिजोरम में 56%, नागालैंड में 58%, पुडुचेरी में 76%, राजस्थान में 54%, सिक्किम में 70%, तमिलनाडु में 65%, त्रिपुरा में 80%, उत्तर प्रदेश में 60%, उत्तराखंड में 56% और पश्चिम बंगाल में 81% वोटिंग हुई है। इन आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वोटिंग के दौरान यूपी और उत्तराखंड में सपा और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर बूथों पर कब्जे के आरोप लगाए गए, जबकि कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी दोनों ने ही एक दूसरे के मतदाताओं को बूथ तक आने से रोकने के आरोप लगाए हैं। पहले दौरे में जबरदस्त वोट किसके पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, इसे लेकर इंडिया और एनडीए की तरफ से अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन वोटिंग के बाद बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो चिंता में इस समय आम आदमी पार्टी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। आज केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में ईडी के दावों पर जबरदस्त पलटवार किया गया। तो क्या दी केजरीवाल ने दलीलें, देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जेल के अंदर दिल्ली के सीएम को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने राउजवेनी कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने नियमित रूप से अपने डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेशन की मंजूरी मांगी है। कोर्ट में आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस बीच केजरीवाल ने जेल में आलू पूड़ी और मिठाइयां खाने के ईडी के दावे पर जवाब दिया। मेडिकल के आधार पर जमानत के लिए जेल में आलू पूड़ी, आमतौर पर मिठाई खाने के ईडी के दावे पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल डायबिटीज से जूझ रहे हैं। उन्हें रोजाना 50 यूनिट इंसुलिन दिया जा रहा है।
इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अब तक घर से उन्हें जेल में 48 बार खाना भेजा गया है, जिसमें से सिर्फ 3 बार ही आम भेजे गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 8 मार्च के बाद से आम नहीं खाया है। तिहाड़ में रोजाना मिठाई खाने के दावे पर केजरीवाल ने कहा कि वो शुगर फ्री मिठाइयाँ खा रहे हैं, जिससे शुगर नहीं बढ़ता है। ये शुगर फ्री मिठाइयाँ अब तक सिर्फ 6 बार ही खाई गई हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जेल में रहते हुए सिर्फ 1 बार ही आलू पूड़ी खाई है, और वह भी नवरात्रि के प्रसाद के तौर पर खाई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। ऐसे में उनके वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले एप्लीकेशन दायर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को नियमित कंसल्टेशन देने की मांग की थी। हालांकि उन्होंने गुरुवार को ये एप्लीकेशन वापस ले ली थी, लेकिन शुक्रवार को इसे दोबारा दायर किया गया। कोर्ट में केजरीवाल के जवाब के बाद ईडी फंसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अमेठी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आहट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी फंसती दिखाई दे रही हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, और अब जल्दी ही कांग्रेस सांसद अमेठी जाने वाले हैं, और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, अब ये तय हो गया है, और जल्द ही राहुल गांधी अमेठी आने वाले हैं, संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि राहुल 3 बार यहां से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में वो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हार गए थे। इसके बाद से इस बात की चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी 2024 में स्मृति ईरानी को हराकर हिसाब किताब बराबर कर देंगे। और जब राहुल गांधी ने ये कहा कि अमेठी से उनके चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी लेगी, जिससे ये राहुल की तरफ से भी साफ हो गया कि वे अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। और अब राहुल गांधी के अमेठी दौरे की तैयारियां भी शुरू हो गई है। जिले के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय और उसके अंदर बने गेस्ट हाउस में साफ सफाई और रंग रोगन का काम भी तेजी से शुरू हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनावों के दौरान गांधी परिवार कांग्रेस कार्यालय में बने गेस्ट हाउस का ही इस्तेमाल करता है। परिवार के सदस्य यहीं पर रात्रि में विश्राम करते हैं। यहाँ तक कि चुनावों के बाद भी सोनिया, राहुल या प्रियंका जब भी अमेठी आते हैं तो वो इसी गेस्ट हाउस का इस्तेमाल करते हैं। बताते चले कि अभी यहाँ पर स्मृति ईरानी 5 साल से सांसद रही, केंद्र में मंत्री रही, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं कराया है। जो भी काम दिखाई दे रहा है वो गांधी परिवार के समय पर हुए हैं। ऐसे में सभी राहुल को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं, तो वहीं स्मृति ईरानी राहुल का नाम सुनकर डरी हुई है। राहुल के अमेठी आने की खबर से स्मृति ईरानी टेंशन में है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का सपना पूरा नहीं होगा, तो इसके साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को एक बार फिर घेर लिया। तो और क्या कुछ कहा खड़गे ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए जिस राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुटी हुई थी, वही अब उसकी जीत में सबसे बड़ी रुकावट बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने राम मंदिर का श्रेय बटोरने की खूब कोशिश की, लेकिन इसमें उसे सफलता तो नहीं मिल पाई, और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने कहा कि अनुसूचित जाति एससी को अभी भी देश भर में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मोदी सरकार पर खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पहले राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों व्यक्तियों का अपमान इसलिए हुआ क्योंकि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से हैं। खड़गे ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में और नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन की आधारशिला रखने की अनुमति नहीं दी गई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि वो राजनीतिक मजबूरियों के कारण अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए थे। इसका खंडन करते हुए खड़गे ने कहा कि अनुसूचित जातियों को अभी भी कई मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर मैं अयोध्या गया होता तो क्या वे इसे बर्दाश्त करते? राम मंदिर से जुड़े सवाल पर खड़गे ने कहा, यह व्यक्तिगत आस्था है, जो चाहे उस दिन या अगले दिन या किसी भी दिन जा सकता है। मोदी पुजारी नहीं है। क्या यह राजनीतिक समारोह था या धार्मिक समारोह? आप धर्म को राजनीति के साथ क्यों मिला रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे पर भी तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं, जबकि बीजेपी नेता तो पहले से ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। खड़गे ने बीजेपी पर जबरदस्त निशाना साधा है, तो तेलंगाना में मुख्य विपक्षी दल बीआरएस भी कांग्रेस के निशाने पर आ गया है। केसीआर को कांग्रेस अब उनके ही दांव में मात देने की कोशिश में जुटी हुई है, और अब एक और बीआरएस विधायक के पाला बदलने की खबरें आने लगी हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना में सियासी उलटफेर नजर आ रहा है। एक तरफ सत्ता में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल बीआरएस कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है।
बीआरएस के नेता एक के बाद एक पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ग्रेटर हैदराबाद के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से बीआरएस विधायक टी प्रकाश गौड़ के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल शुक्रवार को प्रकाश गौड़ ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जिसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गईं कि वो अपने समर्थकों के साथ 2 से 3 दिन में वो सत्तारूढ़ दल यानी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। प्रकाश गौड़ के करीबियों ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों पक्षों में बात बन गई है और कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिलते ही बीआरएस विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रकाश गौड़ को राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से लगातार चौथी बार चुना गया है। 2009 से ही वो लगातार राजेंद्र नगर सीट पर पिछले 4 चुनावों से जीत का परचम लहराते आ रहे हैं और अगर ऐसे में वो दल बदलते हैं तो ये बीआरएस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, और वो भी जब देश में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नेता को खोना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, जबकि कांग्रेस के लिए ये मजबूती का दांव साबित होगा। बीआरएस संकट में है, अपने नेता विधायक पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक संकट इस समय पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। इजराइल और ईरान के बीच का तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से पलटवार किया है, जिसके बाद तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विश्व में कई मोर्चों पर युद्ध का आगाज हो चुका है। उत्तर में रूस यूक्रेन के बीच का तनाव शांत नहीं हुआ था कि दक्षिण में इजराइल एक छोर पर हमास से जंग लड़ रहा है, तो दूसरे छोर पर ईरान के साथ भी युद्ध की परिस्थिति सामने आ गई है और अब दोनों देशों में तनाव गहराता जा रहा है और एक के बाद एक हमलों पर जवाबी कार्रवाई हो रही है। पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद शुक्रवार की सुबह इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के न्यूक्लियर प्लांट और एयरपोर्ट को मुख्य तौर पर निशाना बनाकर हमला किया है। बताते चले कि ईरान का इस्फहान स्ट्रैटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट साइट्स के साथ साथ कई अहम सैन्य अड्डे भी हैं और आबादी की दृष्टि से भी बड़ी जनसंख्या यहाँ रहती है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान के एक महत्वपूर्ण शहर को निशाना बनाकर इजराइल एक बड़ा संदेश देना चाहता है कि वह ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे कमजोर कर सकता है। इजराइल ने यह हमला ऐसे समय पर किया है जब ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका से इजराइल को खुली धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसको तुरंत और पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। इजराइल के हमले के बाद ईरान के हवाई अड्डों से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। हमले के बाद ईरान ने बताया कि इस्फहान में उनके सभी न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। ईरान ने भी इजराइल के 3 ड्रोन मार गिराए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हमले नहीं रुके तो जल्दी ही पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देने लगेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं बीजेपी की बढ़ती हुई मुश्किलों को। एक तरफ राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी लगातार पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन इस बार कोई और नहीं बल्कि एमपी के मुखिया मोहन यादव की नाराजगी ने विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान होने हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार रोड शो और रैलियां करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में एमपी के मुखिया भिंड की लोकसभा सीट से उम्मीदवार संध्या राय का नामांकन भरवाने और उनके लिए प्रचार करने के लिए भिंड पहुंचे, लेकिन सीएम मोहन यादव नाराज होकर बीच रोड शो को छोड़कर निकल गए, जिसके चलते उनका ये रोड शो फ्लॉप शो में बदल गया। दरअसल हुआ ये कि सूबे के मुखिया जिस रथ पर सवार होकर रोड शो कर रहे थे उसने बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया, जिस कारण सीएम का रोड शो बीच में ही रुक गया। हालांकि इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने भी रथ को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रथ नहीं चल पाया और वहीं खड़ा रह गया और सीएम साहब ने दूसरे वाहन से जाने की बजाय बीच रास्ते में रोड शो को छोड़कर भागना ही मुनासिब समझा। वहीं जब सीएम साहब के नाराज होकर यूं बीच में रोड शो छोड़कर चले जाने पर सवाल उठने लगे, तो बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय ने सफाई देते हुए कहा कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, मशीन है, इसीलिए खराब हो जाती है। सीएम नाराज नहीं है, उन्हें कोई आवश्यक कार्य था, इसीलिए वे जल्दी चले गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हाल ही में भिंड में एक संयुक्त भाजपा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ था, वह भी फ्लॉप दिखाई दिया था, क्योंकि इस कार्यक्रम में निर्धारित कार्यकर्ता तो छोड़िए बेहद कम संख्या में बीजेपी के ही कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसकी वजह से खुद लोकसभा प्रत्याशी संध्या राय ने कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। इतना ही नहीं, इससे पहले भी कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी समर्थकों ने संध्या राय को लेकर उन्हीं के सामने अपनी नाराजगी भी प्रकट की थी। तब संध्या राय स्वयं अपने समर्थकों को मनाती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते